हाय दोस्तों, वेलकम टू आवर कॉटेज ऑफ नॉलेज। आपको हमारे चैनल कॉटेज ऑफ नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने एक दिन पहले हमने एक सीरीज़ स्टार्ट की थी। तो जनरल साइंस की वो सीरीज़ थी जिसमें मैंने कहा था कि 1000 प्लस, तो 1000 प्लस तो नहीं, इससे ज़्यादा ही होगा, पता नहीं मुझे कितने होंगे। तो मैंने 1000 प्लस लिखे हैं, मिनिमम तो इतने होंगे ही। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो मल्टीपल टाइम रिपीट हुए हैं। वो जो भी कोई सब गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स में, सब एसएससी, रेलवे, एसएससी के जितने भी है, सीजीएल, एचएसएल, सीपीओ जितने भी हैं, एमटीएस हो गया, रेलवे, एनटीपीसी, जेई, एलपी, ग्रुप डी जो भी हो गया, उसमें सब कुछ, और जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, जितने भी हैं, मैंने सबको लेकर एक बनाया अच्छा सा पीडीएफ। तो उसमें प्रीवियस ईयर, उसमें बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको मैं करा रही हूँ। ये सीरीज़ कंटिन्यू होगा जब तक ये कंप्लीट ना हो जाए। इसके बाद मेरी इच्छा है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा साइंस के क्वेश्चंस कराऊं, क्योंकि थ्योरी आप अगर नहीं पढ़े तो मुझे कमेंट कर देना, तो मैं टॉपिक वाइज ला सकती हूँ। अगर आपको कोई भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो तो मैं उसका कोई भी सेशन एक दिन ला दूँगी, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। और जो भी इसके बाद क्वेश्चंस, जो क्वेश्चंस है, बिकॉज आप जितने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस में से ही आपको थियरी आ जाएंगी। बिकॉज मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ, उससे क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर जो है ना, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस बनते हैं। आप लोग ये देख रहे हैं, प्रीवियस ईयर से ही क्वेश्चंस बनते हैं, इसलिए मैं एक्सप्लेन करती हूँ। उससे 2-3 क्वेश्चंस जो भी एक्स्ट्रा फैक्ट्स जो भी हैं, तो मैं आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो आप लोग इस वीडियो को, इस सीरीज़ को एकदम ज़रूर से फॉलो करना, ज़रूर से। ये आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा। और मैं वीडियो का लेंथ देख ही सकते होंगे, जो पहले वाली जो वीडियो थी वो बहुत ही कम थी। मैंने 50 क्वेश्चंस कराए थे उसमें। आज भी मैं 50, मैं एक दिन, सोमवार हो गया, बुधवार हो गया, तो ये जितने भी हैं, तो एक दिन ऑल्टरनेटिव डेज पर मैं 50 क्वेश्चंस लाती रहूँगी। और संडे को आप देखना, संडे को, एवरी संडे किसी भी टॉपिक के मैं 100 क्वेश्चंस लाऊंगी। तो वो एक स्पेशल सेशन होगा। तो मैं क्वेश्चंस के थ्रू आपको, इतना आप स्ट्रांग हो जाओगे क्वेश्चंस के थ्रू, इसमें से बाहर कोई क्वेश्चंस बन ही नहीं सकते, क्योंकि मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स बोली। और इसमें से क्या बनेंगे क्वेश्चंस, ये हो गया एक, ये आपके लिए इसलिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आप लोग देखते रहिए। और आप लोग अगर नए आए हैं हमारे चैनल पर, तो आप सब्सक्राइब कर लेना। जो लाल रंग की जो घंटी बनी हुई है राइट हैंड साइड पर, देखना, सब्सक्राइब के वहाँ पर होगा, तो वो घंटी प्रेस कर देना, तो आप लोग सब्सक्राइब कर देंगे। तो शेयर तो करना, आपके जो भी ग्रुप्स है, डिफरेंट टाइप जो भी है, फेसबुक हो गया, जितने भी, जहाँ भी आप लोगों को अच्छा लगे, आप लोग प्लीज़ शेयर करना। तो हम ये सीरीज़ कंटिन्यू कर पाएंगे, क्योंकि शेयर आप लोग करोगे, अगर लाइक करेंगे, अगर आप लोग लाइक करोगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें अच्छा लगेगा, हमें तब और भी, ये हमारी एनकरेजमेंट है, हमें और भी अच्छी लगेगी ये सब जो हम लोग बना रहे हैं, हमें और भी जोश आएगा। इसलिए आप लोग प्लीज़ शेयर करो, लाइक करो, हमें थोड़ा रिस्पॉन्ड करो कि हम लोग सुन रहे हैं, आपका क्लास देख रहे हैं। इसलिए तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट तो नहीं, 51st जो क्वेश्चन है, 51 जो क्वेश्चन है, उसमें से हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर से लाइक तो कर ही देना, ये एक रिक्वेस्ट ही है मेरी तरफ से, चैनल की तरफ से, ठीक है। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में भी जुड़ सकते हो। तो वहाँ पर अगर ये पूरा हो जाए, पूरा सीरीज़ होने के बाद, ज़्यादा दिन नहीं लगेंगे, तो आप पूरा सीरीज़ हो जाने के बाद मैं वहाँ पर पीडीएफ दे दूँगी। तो आप लोग मुझे कमेंट करना, आपको पीडीएफ चाहिए कि नहीं चाहिए, क्या हम लोग क्या करें। अभी तो मेरा पीडीएफ रेडी नहीं हुआ, बिकॉज मैं डेली आपको करा रही हूँ। तो पीडीएफ थोड़ा सा अच्छे से रेडी होने के बाद ही मैं कर रही हूँ, रेडी तो होने के बाद ही मैं आपको दे सकती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट ज़रूर से करना, नहीं तो मुझे समझ नहीं आ रहा आप लोग क्या चाहते हैं। तो ओके, 51 नंबर क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट रिएक्टिव टाइप ऑफ फॉस्फोरस। तो
वो हो गया वाइट फॉस्फोरस। क्यों? बिकॉज रेड फॉस्फोरस होता है और वाइट फॉस्फोरस होता है, ठीक है। और वाइट फॉस्फोरस क्यों ज़्यादा मोस्ट रिएक्टिव है? हम लोग क्यों वाइट फॉस्फोरस को, एक और क्वेश्चन है जो मैच स्टिक होता है ना, मैच स्टिक, तो उसमें वाइट फॉस्फोरस क्यों हम नहीं यूज़ करते? बहुत पहले ज़माने में करा किया करते थे, बट अब नहीं होता। अब रेड फॉस्फोरस यूज़ करते बिकॉज ये वाइट फॉस्फोरस जो होता है ना, ये बहुत ही रिएक्टिव होता है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी जगह रेड फॉस्फोरस यूज़ करते हैं। ओके, तो हो गया। इसके बाद है एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल्स लीड्स टू डिजीज़। तो अगर आपके शरीर में रेड आरबीसी एंथ्रासाइड आरबीसी की मात्रा बढ़ जाए, ठीक है, तो आपको क्या डिजीज़ हो जाएगा? तो वो है पॉलीसाइथेमिया। आपको, आप कीवर्ड्स को ध्यान दो, पॉली मीन्स बहुत, ठीक है, बहुत, तो पॉलीसाइथेमिया। और इसका ठीक उल्टा हुआ तो अगर आपके रेड ब्लड सेल्स बहुत कम हो गए तो एनीमिया हो जाएगा, ठीक है, तो वो एनीमिया हो जाएगा। और एक बात, अगर एक मैं और भी 2 फैक्ट्स बोल रही हूँ यहाँ पर, अगर आपको वाइट ब्लड सेल, अगर यहाँ पर आया एक्सेस प्रोडक्शन ऑफ वाइट ब्लड सेल्स, दैट इज WBC लीड्स टू डिजीज आया, तो आप लोग यहाँ पर टिक करोगे। एक्सेस हो गया तो हो गया ल्यूकोसाइथेमिया, कि आप लोग बोल सकते हो ल्यूकोसाइट्स बोल सकते हो, ल्यूकोसाइटोसिस। ल्यूकोसाइट का मतलब क्या होता है? वाइट ब्लड सेल, उससे ही आता है ल्यूकोसाइटोसिस, आता है ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोडर्मा, ठीक है, ल्यूकोसाइटोसिस और ल्यूकोडर्मा, ये कोई भी वर्ड आपके ऑप्शंस में रहेगा, एक साथ नहीं रहेंगे ऑप्शंस। मुझे पता होगा किसी जन आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं एक साथ रहेगा, तो हम क्या करें, एक साथ नहीं रहेगा। ल्यूकोडर्मा, ल्यूकोसाइटोसिस जो भी है होता है, उसमें से एक ही रहेगा ऑलवेज, है। ओके, अगर इसका और एक फैक्ट है, अगर कम हो जाएगा, WBC कम हो जाए, तो उसको हम बोलते हैं ल्यूकोपेनिया। अगर WBC कम हो जाए, तो मैंने एक क्वेश्चन से आपको टोटल 3 क्वेश्चंस और बता दिए, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया 53, व्हाट इज द यूज ऑफ एनीमोमीटर। अच्छा, एनीमोमीटर किस में यूज होता है, क्या काम में लगता है? तो वो है स्पीड ऑफ दैट मीन्स स्पीड ऑफ द विंड। ये हो गया स्पीड ऑफ द विंड, ठीक है। विंड को नापने के लिए हम लोग, विंड की स्पीड को नापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर यूज करते हैं। तो इसके बाद है स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, ठीक है। स्प्रिंग बैलेंस कौन सी प्रिंसिपल पर काम करता है, उसका कौन सा प्रिंसिपल पर वो काम करता है? तो वो है हुक्स प्रिंसिपल। ओके, हुक्स प्रिंसिपल के बारे में मैं थोड़ा सा जस्ट बता दे रही हूँ, टोटल तो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, ये क्वेश्चंस के सीरीज़ है, फिर भी मैं एक्सप्लेन करूँगी क्योंकि आपको याद रहेगा। एक्सप्लेनेशन से पता है क्या होता है, आपको याद रहता है। यही एक्सप्लेनेशन के एक ही, बहुत जन आप लोग बहुत देखोगे कि जस्ट रीडिंग करके क्वेश्चंस अगर सिर्फ साइंस में रीडिंग करो ना, याद नहीं रहता, भूल जाओगे। इसलिए हुक्स प्रिंसिपल आप लोग पहले समझ लो थोड़ा सा। अगर समझो, मैं थोड़ा सा यहाँ पर लिख रही हूँ, तो देखो, अगर समझो, फोर्स मेनली होता है कि हुक्स प्रिंसिपल क्या है, अगर आप जितना फोर्स दोगे ना, उतना स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा। मतलब अगर समझो ये स्प्रिंग हो गया, अगर देखो मैंने इसको खींचा, इतना अगर x हुआ, ओके, इतना अगर x हुआ, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर फोर्स कितना खींचा, ये हो गया F, यहाँ पर मैंने F से खींचा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ किया, तो अगर यहाँ पर ऐसे किया तो मैंने फिर खींचा, बट मैंने यहाँ पर 2F लगाया, फोर्स मैंने 2F कर दिया यहाँ पर, ओके, फोर्स मैंने 2F कर दिया, मैंने डबल फोर्स दिया। तो यहाँ पर आप लोग आपका जो स्प्रिंग का डिस्प्लेसमेंट होगा वो हो गया 2x हो जाएगा। समझ में आया अब? तो हम लोग ये कह सकते हैं, अगर फोर्स जितना भी हो, ठीक है, वो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू x। मतलब फोर्स अगर हो गया, आप लोग बोल सकते हो फोर्स अगर हो गया F, तो x होगा डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स 2F हो गया तो डिस्प्लेसमेंट होगा 2x, एकदम प्रोपोर्शनल होता है। तो अगर ये प्रोपोर्शनल साइन उठे तो वो आता है एक कांस्टेंट आता है, नॉन जीरो कांस्टेंट हम उसे कहते हैं। तो F इक्वल टू -kx,
माइनस के एक्स आता है, ये माइनस के जो है माइनस हो गया, माइनस के हो गया आपका एक कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है। देखो ये इतना तो बहुत मैंने समझा दिया, तो आप लोगों को शायद समझ में आया होगा। हुक्स प्रिंसिपल ऐसे इसलिए हम लोग बोलते स्प्रिंग बैलेंस वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल, आप जितना खींचोगे उतना ही जितना फोर्स दोगे उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट, उतना ही वो नीचे आएगा, उतना ही उसका डिस्प्लेसमेंट होगा। 55 वायरस इन ए प्रोग्राम डुप्लीकेट्स बाय द प्रोसेस, ये हो गया प्रोग्राम्स फ्रीजिंग एंड डुप्लीकेट प्रोसेसेस। ठीक है, वायरस इन ए प्रोग्राम डुप्लीकेट्स बाय द प्रोसेस, तो प्रोग्राम्स फ्रीजिंग एंड डुप्लीकेट प्रोसेसेस, ये ऑप्शंस में था, इसलिए ये इसका आंसर है। इसके बाद देखो इसमें समझने की कोई बात नहीं, ये आप लोग को याद करना पड़ेगा। तो विच गैस इज यूजफुल एज ए कूलेंट इन रेफ्रिजरेटर, तो कौन सी गैस रेफ्रिजरेटर में कूलेंट के हिसाब से काम करती है? तो वो ये यहाँ पर ना ऑप्शंस जो थे, यहाँ पर एमोनिया भी था, फ्रीऑन भी था, इसलिए मैंने लिखा है कन्फ्यूजिंग ऑप्शंस थे। ये लोग ये आप लोग देख लेना, तो ये एक्चुअली एग्जाम में ही था कॉन्फ्यूजिंग, तो मैंने यहाँ ऐसे लिया है। तो एमोनिया भी था, फ्रीऑन भी था, दोनों ही कूलेंट के तौर पर काम करते हैं, इसलिए ये कॉन्फ्यूजिंग ऑप्शंस में थे, तो मैंने ऐसे लिख दिया। इसके बाद विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ओजोन डिप्लीशन, तो ओजोन लेयर जो हमारी दिन के दिन पतली होती जा रही है, तो वो कौन सी गैस के लिए सबसे ज़्यादा, वो कौन सी गैस है जो सबसे ज़्यादा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वो है CFC, दैट इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसके बाद है 58 ट्रांजिस्टर यूज फॉर, तो ट्रांजिस्टर किसके लिए यूज़ होता है? तो वो है एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल, तो वो हो गया एम्पलीफाई और स्विच इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल। ये आप लोग को याद रखना पड़ेगा। ठीक है, कोई छोटा छोटा जो फैक्ट होता है वो आप लोगों को कभी कभी याद भी रखना पड़ता है। इसके बाद है गैस प्रोड्यूस्ड इन ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, तो ब्लीचिंग पाउडर में जो गैस प्रोड्यूस्ड होता है वो कौन सी गैस है? वो है क्लोरीन गैस। ठीक है, वो है क्लोरीन गैस। तो मैं एक काम करती हूँ, ब्लीचिंग पाउडर का आपको ये पता होगा, ब्लीचिंग पाउडर का आपको फॉर्मूला पता होगा। तो CA क्या होता है? CaOCl2 ऐसे ही तो होता है। इसे आप लोग दूसरे ये भी लिख सकते हैं, ऐसे भी रह सकता है। CA कैसे रह सकता है आप लोग बताओ? CaO हो गया तो Cl हो गया, फिर Cl, ऐसे भी कभी कभी रहता है। आप लोग CaOCl ऐसे भी रहता है, ऐसे भी ठीक है, ऐसे भी ठीक है। आप लोगों को बिकॉज ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला आता है, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला हर एग्ज़ाम में ही देखने को मिलता है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आप लोगों को जितने को पता नहीं होगा तो आप लोग समझ गए होंगे। इसके बाद 60 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉर्फ प्लैनेट? प्लूटो और एरिस, प्लूटो और एरिस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डॉर्फ प्लैनेट? वो हो गया प्लूटो और एंड एरिस। तो प्लूटो को क्यों डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं? एक्चुअली क्या होता है, ये जियोग्राफी का है, तो फिर भी मैं बोल दे रही हूँ, मुझे पता है तो मैं आपको शेयर करती हूँ। तो देखो जिन लोगों को, बहुत जनों को पता होगा, फिर भी मैं थोड़ा सा बोलती हूँ। एक्चुअली क्या होता है, जब जो भी प्लैनेट्स है ना, जो सन को रोटेट करते हैं, ऐसे ऐसे घूमते हैं ना, सन का जो पिक्चर हुआ ना, आप लोग समझ लेना। तो ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो घूमने ये सब अपने अपने ऑर्बिट में घूम रहे हैं। मगर प्लूटो क्या करता है पता है? प्लूटो अगर यहाँ पर है तो प्लूटो में, यहाँ पर तो नहीं ये होगा, तो मैं छोटा सा प्लूटो यहाँ पर ड्रॉ करती हूँ। प्लूटो क्या करता है? प्लूटो यहाँ पर प्लूटो हो गया। प्लूटो ना, आप लोग मैंने ये तो 3D तो नहीं है, आप लोगों को नहीं समझा पा रही, तो प्लूटो इन सभी ऑर्बिट को अंदर से काटता है, ऐसे घूमता है, क्रॉसिंग करके घूमता है। अगर देखो अगर वो पता है, वो जो मैट होती है ना, मैट, वो जो मच्छर की जो मैट होती है ना, आप लोगों के घर में, बहुत जनों के घर में होगा, देखना आप लोग जब दो मैट से एक मैट को निकालते हो, तो आप लोग क्रॉसिंग करके निकालते हो ना, तो वो जो क्रॉसिंग हो रहा है ना, वो क्रॉसिंग प्लूटो करता है। ओके, जो मैट होता है, वो जो क्रॉसिंग करते हो, क्रॉसिंग करके एक मैट को सिंगल करते हो, तो वो प्लूटो करता है, क्रॉसिंग करता है, इसलिए उसे डॉर्फ प्लैनेट कहते हैं, क्योंकि वो प्लैनेट को उसको झूठा प्लैनेट कहा जाता है इसलिए।
तो देखो इसके बाद हो गया 61, ग्लिटरिंग ऑफ सोप बबल्स इज ड्यू टू विच फेनोमेनन, वो है इंटरफेरेंस। ग्लिटिंग, जो सोप बबल्स, जो साबुन के जो बबल्स होते हैं ना, आप लोगों को अगर दिखाओगे तो सन की किरणें, अगर सूरज की किरणें उस पर पड़े तो देखना उसमें से बहुत ही चमकीला टाइप्स एक रे निकलता है, तो आप लोगों को दिखा होगा, तो उसे इंटरफेरेंस, वो किसकी, वो लाइट की कौन सी फेनोमेनन, किस घटना को प्रदर्शित करता है, वो है इंटरफेरेंस। अगर आपको नहीं पता होगा इंटरफेरेंस क्या होता है तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ। तो देखो मेनली इंटरफेरेंस होता है, दो लाइट है, ठीक है, दो लाइट है ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट नहीं, प्राय ऑलमोस्ट सेम फ्रीक्वेंसी की होती है, एकदम इक्वली होती है, बट ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड की होती है। ओके, ऑलमोस्ट सेम एम्पलीट्यूड की होती है, तो वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर जाती है, वो एक दूसरे के ऊपर ना ओवरले कर जाती है। अगर वो एक दूसरे के ऊपर ओवरले कर जाए तो लाइट की जो प्रोड्यूसिंग जो लाइट है, जो आपको लाइट मिला, दो लाइट को मिलाकर ओवरले कर, तो उस लाइट की प्रोड्यूस जो लाइट है उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। पिछले वाले से, पिछले जो भी दोनों थे उनकी इंटेंसिटी से ये जो आपको जो मिला, प्रोड्यूस करके जो मिला, तो उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। यही जो फेनोमेना है इसको हम इंटरफेरेंस कहते हैं। इसमें क्या होता है, एम्पलीट्यूड तो ऑलमोस्ट सेम होता है, फ्रीक्वेंसी सेम होता है, बट इंटेंसिटी चेंज हो जाता है। आपको सिर्फ ये याद रखना है, अगर आपको आए थे इंटरफेरेंस में कौन सी प्रॉपर्टी, तो आपको याद रखना है लाइट की जो इंटेंसिटी है वो चेंज हो जाती है, जो प्रोड्यूस जो लाइट है, आपको जो मिला लाइट उसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाती है। ठीक है, यही था इंटरफेरेंस, और आपको मैंने समझा दिया। बिकॉज चेंज होती है इसके लिए, बिकॉज वो ओवरले करते हैं, दोनों लाइट एकदम मिक्स हो जाती है, ओवरले एक के ऊपर एक पड़ जाता है, इसलिए ओवरले कर जाती है, इसलिए इंटेंसिटी भी चेंज हो जाती है जो प्रोड्यूस होता है। अब हो गया व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विनीगर, 62। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विनीगर, आपको पता है कि विनीगर हो गया एसिटिक एसिड, और एसिड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, वो होता है CH3COOH। ओके, CH3COOH, वो हो गया एसिटिक एसिड का फॉर्मूला। व्हाट आर ऑल्सो कॉल्ड एज सुइसाइडल बैग्स, तो सुइसाइडल बैग्स मतलब वो लोग सुइसाइड, वो बैग सुइसाइड कर लेते हैं, ऐसा बैग्स। तो सेल के कौन से पार्ट को कहते हैं, तो वो हो गया लाइसोसोम। ओके, लाइसोसोम याद रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्चुअली क्यों सुइसाइडल बैग्स कहते हैं पता है, क्योंकि लाइसोसोम जो होता है ना, लाइसोसोम वेस्ट जो प्रोडक्ट होता है हमारे जो सेल का, हमारे शरीर का तो होता है, वो तो एक्सक्रीट होता है, निकलता है, लेकिन सेल का भी तो वेस्ट होता है। हमारे शरीर में तो बहुत सारे सेल्स हैं ना, सेल्स तो एक छोटे सेल्स है, जो माइक्रोस्कोप तो बहुत ही छोटा होता है, उस सेल्स में जो भी वेस्ट, उस सेल्स में भी तो वेस्ट जमता है, तो वेस्ट क्या करते हैं, वो वेस्ट लाइसोसोम में जाकर वो जमा होता है। तो जब जमा हो जाता है टोटली, तो वो तब लाइसोसोम उस सेल से निकल जाता है, इसलिए उसे बोलते हैं कि वो सुइसाइडल बैग, वो खुद से सुइसाइड कर लेता है, इसलिए हम लोग लाइसोसोम को सुइसाइडल बैग्स कहते हैं। इसके बाद 64, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ओके, TIR, दैट इज ऑप्टिकल फाइबर जो काम करता है वो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के ऊपर प्रिंसिपल पर काम करता है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन क्या होता है, जब हम लाइट अगर ऐसे मीडियम पर जाए, ये पकड़ लो, ये सघन माध्यम है, तो ये डेंसर माध्यम हो गया। डेंसर से अगर लाइट उसी माध्यम पर बैक कर जाए, उसी माध्यम, ये क्रिटिकल एंगल हो गया, ये पार ना करके उसी माध्यम में बैक कर जाए, रिफ्लेक्ट बैक कर जाए, तो क्या होता है, ठीक है, तो क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन घटता है। ठीक है, मैं ज़्यादा नहीं बोल रही हूँ, जब डिटेल्स क्लास होगा तो मैं बहुत अच्छे से बोर्ड पर समझा दूंगी, बट आप लोग अभी ऐसे ही समझो, बिकॉज ये क्वेश्चंस हैं तो वैसे ही बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ऐसे अगर हुआ, उस फिनोमेना को हम कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। तो
इसके बाद देखो 65, वाई इज आर्गन गैस यूज्ड इन द वेल्डिंग। तो इट इज़ चीपर, ऑब्वियसली ये बहुत ही सस्ता है। एंड ये ऑप्शंस में था, ये आप लोग थोड़ा सा याद कर लो। जो आर्गन गैस बहुत ही सस्ता होता है एंड produces a more stable electric arc because it is heavier than air. Not sure what the options were. Okay, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया है बिकॉज ऑप्शंस मुझे उतने ज़्यादा मिले भी नहीं यहाँ, तो मैंने सिर्फ आंसर ही इसमें वन लाइनर में ऐड किया। थोड़े क्वेश्चंस के बाद आप लोगों को ऑप्शंस भी मिल जाएंगे, तो ये वहाँ पर था, तो मैंने इसको यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया क्योंकि इसमें ऑप्शंस नहीं थे ज़्यादा। तो इट इज़ चीपर एंड प्रोड्यूसेस अ मोर स्टेबल इलेक्ट्रिक आर्क। तो ये ज़्यादा इलेक्ट्रिक जो करंट की जो आर्क है वो ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, और ये एयर से हेवियर होती है आर्गन, ठीक है। इसलिए हम लोग वेल्डिंग में इसे यूज़ करते हैं नॉर्मल एयर की जगह। विच एलिमेंट इज़ द हेवीएस्ट मेटल ऑन द पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट? तो वो है ऑस्मियम। वो है ऑस्मियम। आप लोग ऑस्मियम का जो एटॉमिक नंबर है, ऑस्मियम का जो एटॉमिक नंबर है वो आप लोग कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। वो आप लोग कमेंट करके मुझे इस वीडियो के ये पर कमेंट बॉक्स, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताना, ठीक है। आपका ये आज का क्वेश्चन है। तो इसके बाद देखो, व्हाई डज द सेटिंग और राइजिंग सन अपीयर रेड? तो वो है रिफ्रैक्शन। मैंने इससे पहली वाली वीडियो में रिफ्रैक्शन थोड़ा सा समझा दिया था, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो थ्योरी क्लास लाएंगे। तो अभी तो क्वेश्चंस कर लो। तो व्हाई डज द सेटिंग्स राइजिंग सन? तो आपको सूर्य जो होता है, अगर जब वो राइज होता है, जब वो उगता है और डूब जाता है, तो उसे लाल क्यों दिखता है? तो उसे लाल दिखता है बिकॉज रिफ्रैक्शन होता है, इसलिए। व्हाट इज़ नाइट्रिफिकेशन? बायोलॉजिकल ऑक्सीडेशन ऑफ एमोनिया और एमोनियम टू नाइट्रेट फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ द नाइट्राइट टू नाइट्रेट। इसका मतलब जो ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन होता है एमोनिया का, एमोनिया और एमोनियम से नाइट्रेट होता है। ओके, NH3 से वो हो जाता है नाइट्राइट होता है। इसका मतलब नाइट्राइट मीन्स NO2 होता है। ओके, NO2 होता है फॉलोड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्राइट। तो NO2 फिर से अगर ऑक्सीजन इस NO2 के साथ फिर से ऑक्सीजन कर दो, ठीक है। ऑक्सीडेशन का मतलब देखो, समझो, जो है एमोनिया, फर्स्ट है मैंने लिखा, एमोनिया का क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। ऑक्सीडेशन होता है तो ये पर ऑक्सीजन समझ लो। तो मैंने एरो दिया। क्यों एरो दिया? बिकॉज मैं यहाँ पर इसे बैलेंस नहीं कर रही। ओके, मैं आपको जस्ट समझा रही हूँ। तो नाइट्राइट हो गया, NO2 हो गया। तो फिर NO2 जो होता है, NO2 फिर से ऑक्सीडाइज्ड होता है, O2 फिर से ऑक्सीडाइज होकर वो होता है, वो प्रोड्यूस करता है NO3, दैट इज कॉल्ड नाइट्रेट। ओके, ये है टोटल रिएक्शन। तो मैंने यहाँ पर कोई भी बैलेंस नहीं किया। यहाँ पर पहले इक्वेशन में पानी भी निकलता है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। तो ये टोटल प्रोसेस को नाइट्रिफिकेशन कहते हैं। और ऑप्शंस में ये बड़े बड़े ऑप्शंस थे, तो ऑप्शंस में यही राइट आंसर था। ओके, इसके बाद हीटिंग अप ऑफ अर्थ आफ्टर सनसेट इज ड्यू टू। तो ये क्या चीज़ है? हीटिंग अप, जो सनसेट के बाद देखना, सनसेट के बाद जो हीटिंग होता है, जो आपकी पृथ्वी जो गरम भाप जो छोड़ती है, वो क्या है? वो है ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि अगर स्काई में अगर क्लाउड्स रहे तो वो दिन देखना बहुत गर्म होता है, वो दिन बहुत ही गर्मी वाली होती है। क्यों? बिकॉज वो नहीं जा पाती, वो एटमॉस्फेयर, वो बाहर नहीं जा पाती। जो भी हीटन अप हुआ है अर्थ, वो बाहर नहीं जा पाती। इसलिए क्लियर स्काई होगा, तो इसलिए टेम्परेचर ठीक रहता है। 70, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन ह्यूमन बॉडी? तो ये एकदम बायोलॉजी का एकदम फैक्ट्स वाला क्वेश्चन है, तो आप लोग याद कर लो। ये हो गया अरोटा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट पोल्यूटिंग? तो कौन सा सबसे कम दूषण घटाता है? तो वो है केरोसिन, डीजल, कोल और हाइड्रोजन, ठीक है। कोल और हाइड्रोजन, ये लास्ट वाला हाइड्रोजन की ज़रूरत नहीं है, तो वो डबल बार हो गया टाइप। तो इसके बाद 72, विनीगर इज़ नोन एज। तो विनीगर, ये तो रिपीट हो गया, ठीक है। तो विनीगर हो गया एसिटिक एसिड, ठीक है। एक्चुअली एसिटिक मैं थोड़ा सा बोल दे रही हूँ। तो विनीगर एक्स्ट्रा फैक्ट है। विनीगर एक्चुअली जो होता है ना, वो टोटल एसिटिक एसिड नहीं होता। एसिटिक एसिड वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है, उसमें पानी ज़्यादा होता है और एसिटिक एसिड कम होता है। इसलिए भी अगर हम लोग एसिटिक एसिड डायरेक्ट पी जाए तो हम तो पागल ही हो जाएंगे, बिकॉज हमारा क्या होगा, गला छिल जाएगा, हम मर जाएंगे। इसलिए एसिटिक एसिड
वैसे वो बहुत ये नहीं होता बिकॉज ये ऑर्गेनिक एसिड है ना, बट फिर भी विनीगर में वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होता है एसिडिक एसिड। इसके बाद 73 द स्मेल ऑफ आयोडेक्स बाम इज ड्यू टू, तो क्या आयोडेक्स बाम में ये ऐसा क्या है जिसके लिए उसमें स्मेल निकलता है, वो है मिथाइल सैलिसाइलेट। ये याद कर लेना, मिथाइल सैलिसाइलेट आयोडेक्स बाम में रहता है। 74 हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज इन विच कोल, तो वो है एंथ्रासाइट। थोड़ा सा मैं इसके रिगार्डिंग फैक्ट्स बोल दे रही हूँ, तो वो है एंथ्रासाइट। कोल के जो भी कार्बन के जो भी जो चार होते हैं वो क्या क्या है, एंथ्रासाइट हो गया, ठीक है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट एंड पीट। उसमें से कार्बन के जो परसेंटेज है वो 80% कार्बन रहता है, तो एंथ्रासाइट में रहता है हाईएस्ट कार्बन परसेंटेज, दैट इज ओवर 80%, ठीक है, 80% से ज़्यादा। तो बिटुमिनस हो गया 60 to 80, उसके बाद होता है 40, मैंने 40 to 60 हो गया लिग्नाइट, और 40 के नीचे एकदम लोएस्ट जो क्वालिटी होती है कार्बन जिसमें कोल में रहता है वो है पीट। तो पीट तो किसी काम का नहीं होता। तो हमारे इंडिया में ये और एक क्वेश्चन आता है, हमारे इंडिया में कौन सा टाइप ऑफ कार्बन आपको और कि ज़्यादा हमारे इंडिया में मिलता है, वो है बिटुमिनस, ठीक है, वो है बिटुमिनस। याद कर लेना, ये ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन है बट साइंस में भी कभी कभी आ जाता है। 75 आउटर मोस्ट सरफेस ऑफ सन इज कोरोना। आपको पता होगा आउटर मोस्ट जो सन की लेयर होती है उसे हम कोरोना कहते हैं। तो अभी तो कोरोना बहुत ही फेमस है, तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा कोरोना करके करके। ओके चलो, इसके बाद है 76 पार्ट ऑफ ब्रेन फॉर अंडरस्टैंडिंग मोटर फंक्शन, ठीक है, मोटर फंक्शन पार्ट ऑफ ब्रेन, हमारे जो ब्रेन में जो अंडरस्टैंडिंग मोटर फंक्शन है वो क्या है, वो पार्ट ऑफ ब्रेन, तो वो किसका पार्ट है, वो है मोटर कॉर्टेक्स का पार्ट, जो हमारे ब्रेन जो समझता है ना, आप लोग जो समझ रहे हो वीडियो देखकर, तो वो हो गया मोटर फंक्शन, मोटर कॉर्टेक्स का पार्ट। जाइलम, ये मैंने जाइलम जो 77 में क्वेश्चन है वो इससे पहले ये में भी हुआ था, वीडियो में भी रिपीट हुआ था, उसमें था फ्लोएम ना, फूड ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है तो फ्लोएम प्लांट में, तो ये है जाइलम। तो ये हो गया वाटर ट्रांसपोर्ट करता है प्लांट के अंदर। इसके बाद है नेम द केमिकल प्रेजेंट इन बी स्टिंग, ये एकदम से याद कर लेना, एकदम यूनिक टाइप्स क्वेश्चन है। तो नेम द केमिकल प्रेजेंट, जो बी के जो स्टिंग में होता है ना, जो बी आपको जो डंक मारती है ना, तो बी जो स्टिंग में होता है, तो वो स्टिंग में क्या होता है, वो होता है हिस्टामीन, ओके, वो होता है हिस्टामीन। इसके बाद है 79 क्योटो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू, तो क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेटेड है, टू कंट्रोल द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज एंड ओजोन डिप्लीशन। जो हमारा ओजोन का जो लेयर है वो जो पतला होता जा रहा है, वो जो उसमें जो प्रॉब्लम्स हो वो जो पतला होता जा रहा है, और जो ग्रीन हाउस गैसेज का जो एमिशन है जो निकलता है हमारे धरती से, तो वो कंट्रोल करने का जो काम था वो क्योटो प्रोटोकॉल में कहा गया था। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ग्रीन हाउस, तो 80 नंबर है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस ग्रीन हाउस। तो यहाँ पर ऑप्शंस थे बहुत, तो ग्रीन हाउस में कौन सा डिफाइन करता है, तो एक ग्लास बिल्डिंग इन विच प्लांट्स आर ग्रोन, तो ये एक आप देखना, ये एक एग्जाम्पल है ग्रीन हाउस का, तो जिसमें डायरेक्ट सनलाइट नहीं आती, एक कांच का घर है, तो कांच के घर के अंदर आप लोग प्लांट रख देना, तो उसमें भी प्लांट उग जाएंगे, बड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनडायरेक्टली सन के रेज वो कांच में से आ रहे हैं, ठीक है। तो वो हो गया ग्रीन हाउस, वो जो सजावट है वो है ग्रीन हाउस का एक एग्जाम्पल। विच ऑफ द फॉलोइंग, वो जो हीट है ना, एक्चुअली क्या होता है, जो सन जो किरणें दे रही है, जो हीट दे रही है ना, वो कांच आपको पता होगा पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, ओके, वो हीट को नहीं पास करता, तो क्या जब गर्म हो जाती है ना तो अंदर, तो वो गर्म जो चीज़ है, जो हीट है ना, वो उसमें कांच के घर के अंदर रह जाती है, तो उससे प्लांट उग जाते हैं, प्लांट के लिए वो अच्छा होता है, यही एक रीज़न है। तो इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स डज ग्रेनाइट चेंज इनटू, तो ग्रेनाइट किस में चेंज होता है, तो ये आपको याद करना होगा, वो है जेनेसिस, ठीक है, ग्रेनाइट, जी से जी याद कर लो, ग्रेनाइट से जेनेसिस। इसके बाद 82 मेबोमियन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन, ये भी याद कर लो, तो ग्लैंड कहाँ पर कौन सा ग्लैंड है, तो ये आपको ये तो समझाने की कुछ भी बात नहीं है, बिकॉज आपको ये याद ही करना पड़ेगा। मेबोमियन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन आई, तो हमारे आँखों में रहता है मेबोमियन
ग्लैंड्स। इसके बाद है नेम द विटामिन सल्यूबल इन वाटर। तो वाटर में घुलनशील कौन सा विटामिन होता है, वो है विटामिन बी। तो आपको पता है ADEK, ठीक है, बी और सी होता है और होता है ADEK। ADEK हो गया फैट सल्यूबल विटामिन, ADEK हो गया फैट सल्यूबल विटामिन, ओके। और BC हो गया वाटर सल्यूबल विटामिन, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। 84 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस। पता होगा आपको ग्रीन हाउस गैस कौन सा है। यहाँ पर जो भी ऑप्शंस रहे उसमें से मीथेन ही आपको टिक करना है। तो मीथेन का जो फॉर्मूला होता है वो है CH4, ओके, वो है CH4। इसके बाद 85 देखो, 85 है स्पिग्मोमैनोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये तो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, बिकॉज स्पिग्मोमैनोमीटर किसके लिए यूज होता है, क्या चीज़ मेज़र करने के लिए, वो हमारा जो ब्लड प्रेशर होता है ना, हम लोग जो 80-120 का बोलते हैं, तो वो जो ब्लड प्रेशर है वो स्पिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है। 86 विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कमर्शियली यूटिलाइज्ड एनर्जी रिसोर्स। तो कमर्शियली जो हम लोग यूज़ करते हैं वैसा एनर्जी जो रिसोर्स है वो कौन सा है, वो है नेचुरल गैस। तो नेचुरल गैस हम लोग कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, ओके, कॉमर्शियली, लोकली नहीं, कॉमर्शियली यूज़ करते हैं, याद रखना। इसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग 87 विच ऑफ द फॉलोइंग जॉइंट बोन्स एंड मसल्स टुगेदर। तो देखो बोन्स और मसल, ठीक है, बोन्स और मसल को जो ज्वाइन करके रखता है वो है टेंडन्स, ठीक है। तो आप लोग एक ट्रिक भी याद रख सकते हो। तो हम लोग यहाँ पर बोलते हैं जो MBT मसल बोन टेंडन, MBT मसल बोन टेंडन, MBT, ठीक है, MBT याद कर लो, MBT, MBA से MBT याद कर लो, तो मसल बोन टेंडन, ठीक है, मसल बोन टेंडन। और एक चीज़ यहाँ पर मैं एक क्वेश्चन और यहाँ से बोल रही हूँ। अगर आपको आए लिगामेंट किसे कहते हैं, लिगामेंट क्या है, लिगामेंट भी आ सकता है। लिगामेंट देखो, लिगामेंट होता है अगर आप बोन से बोन, अगर आप लोग जो बोन है ना, हमारी जो हड्डियाँ हैं, हड्डी से हड्डी को ज्वाइन करने में कौन सा रहता है, मतलब ज्वाइन करने के लिए कौन सा रहता है, तो वो है लिगामेंट, बोन से बोन, BBL, BBW आपको पता होगा, BBL से आप लोग याद कर लेना, ठीक है, BBL बोन टू बोन, ओके, लिगामेंट। और MBT हो गया मसल बोन टेंडन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, दो ही क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसके बाद 88 नेम द प्रोटीन प्रेजेंट इन मिल्क। तो मिल्क में कौन सा प्रोटीन प्रेजेंट होता है, कैसेइन प्रोटीन, एकदम याद कर लो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मिल्क में कैसेइन प्रोटीन रहता है। और गॉइटर इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, तो आंसर क्या होगा, गॉइटर जो हमारा जो डिजीज़ है ना वो किसके डेफिशिएंसी से होता है, किसके कम रहने पर, आयोडीन के कम मात्रा होने पर गॉइटर डिजीज़ हो जाता है, ठीक है। 90 नंबर देखो, विच ऑर्गन इज मोस्टली अफेक्टेड इन वेल्स डिजीज, ठीक है, वेल्स डिजीज अफेक्टेड ऑर्गन इज किडनी, ओके। तो यहाँ पर बोला है वेल्स डिजीज जो होता है, वेल्स डिजीज जो होता है, ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑर्गन हमारा अफेक्टेड होता है, वेल्स डिजीज में हमारा कौन सा ऑर्गन अफेक्टेड होता है, वो होता है किडनी, याद कर लो, वेल्स डिजीज में हमारा किडनी ऑर्गन अफेक्टेड होता है ज़्यादा से ज़्यादा। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द केमिकल यूज्ड विच इज़ यूज्ड इन द राइपनिंग ऑफ फ्रूट। जो फल के पकने में कौन सा केमिकल यूज होता है, फल के पकाने में, फल जो पक्के जो आम होते हैं, अभी तो आम का सीज़न है, तो पक्के जो आम होते हैं तो उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है, तो वो है कैल्शियम कार्बाइड, कैल्शियम कार्बाइड। इसका फॉर्मूला ऐसा होता है CaC2 कार्बाइड, C2 यहाँ पर चला गया इसका वैलेंसी, तो समझ में आई थिंक आपको, तो CaC2 आपको हो गया, ये हो गया कैल्शियम कार्बाइड, ओके। तो इसके बाद 92 विच ब्लड सेल्स डज एड्स वायरस डिस्ट्रॉय। अच्छा, एड्स जो वायरस है उसमें कौन सा हमारा ब्लड सेल डिस्ट्रॉय होता है। यहाँ पर अगर ऑप्शन रहे RBC, प्लेटलेट्स, WBC, नन ऑफ दिस, तो आप लोग WBC में राइट लगाओगे, ओके, टिक लगाओगे। अभी तो टिक का ज़माना चला गया, अभी तो ऑनलाइन में क्लिक
करना पड़ता है तो आप लोग क्लिक कर दोगे, ठीक है। एड्स वायरस में वाइट ब्लड सेल्स हमारा डिस्ट्रॉय होता है। इसके बाद 93, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर। तो यहाँ पर बोला गया है, तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस हो गए। 0 केल्विन तो राइट आंसर है इसका, तो 0 केल्विन हो गया, 273 केल्विन हो गया, नन ऑफ दिस एक हो जाता है, और एक ऑप्शन जो भी आप लोग बना लो। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो आपको याद करेंगे 0 केल्विन। अगर ये डिग्री सेंटीग्रेड में आया तो आप लोग लिखोगे -273 डिग्री सेंटीग्रेड। देख लो, -273 डिग्री सेंटीग्रेड। क्यों? बिकॉज हमें पता है, क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड में होता है 273 केल्विन, ठीक है। डिग्री तो नहीं आता केल्विन में। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं 273 केल्विन। 273 केल्विन, वहीं से अगर आप लोग प्लस कर दो तो 0 केल्विन क्या हो जाएगा, 0 केल्विन हो जाएगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। इसके बाद 94, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ अ लीस्ट फ्रिक्वेंसी। तो लीस्ट एकदम कम जो फ्रिक्वेंसी वाली जो लाइट है तो वो कौन सी है। यहाँ पर बहुत सारे आपको दे देंगे, रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव्स, ये वेव्स, वो वेव्स, तो उसमें विजुअल रेज आंसर होगा। इसके बाद इफ एन एग इज पुट इन सॉल्टी वाटर व्हाट विल हैपन। अगर आप लोग एक नमक वाले पानी में एक अंडा डुबो दो तो क्या होगा, द एग विल ब्रेक ड्यू टू ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस मतलब जो नमक का जो पानी है वो अंडे के जो बाहर का जो लेयर है ना उसमें से अंदर चला जाएगा। तो उसी जो प्रोसेस को होता है वो होता है ऑस्मोसिस। जब जो भी पानी में जो भी चीज़ रखो जो वो सोख लेता है तो वो ऑस्मोसिस होता है। द एग विल ब्रेक ड्यू टू ऑस्मोसिस, तो अंडा टूट जाएगा। इसके बाद 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन। तो एनारोबिक इसका मतलब एनारोबिक बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में, तो इसमें से कौन सा रिलेटेड है। तो आपको फर्मेंटेशन इसका राइट आंसर है। क्यों? बिकॉज फर्मेंटेशन में आपको एक आएगा एरोबिक ऑप्शन, ठीक है, एरोबिक आएगा, एक आएगा एनारोबिक आएगा। तो एरोबिक जो होता है, एरोबिक तो फर्मेंटेशन में यूज़ नहीं होता, एनारोबिक बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में यूज़ होता है। और फर्मेंटेशन चीज़ क्या होती है, वो होती है, अगर देखो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी स्टार्च, इसका मतलब स्टार्च जो भी कार्बोहाइड्रेट, मेनली आप बोल सकते हो कार्बोहाइड्रेट दैट इज एज एन एग्जाम्पल ले लो, शुगर ले लो और स्टार्च, ठीक है, वो भी कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट फॉर्म हो रहा है किस में, प्रोटीन नहीं, एसिड में हो रहा है, और आप बोल सकते हो एल्कोहल में हो रहा है। तो एल्कोहल और एसिड, अगर कार्बोहाइड्रेट ट्रांसफॉर्म हो जाए, ठीक है, एनारोबिक बैक्टीरिया की वजह से ट्रांसफॉर्म हो जाए आपके अल्कोहल और एसिड में, तो हम उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहते हैं, ठीक है। और फर्मेंटेशन जो होता है, आप लोग जो ईस्ट होता है ना, ईस्ट तो ईस्ट क्या करता है, वो अल्कोहल बनाने में काम आता है, तो वो शुगर को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, शुगर को वो लोग अल्कोहल में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसके बाद है 97 नंबर, तो लेफ्ट हैंड थंब रूल इज रिलेटेड टू व्हाट, ठीक है। लेफ्ट हैंड थंब रूल जो होता है वो रिलेट होता है मैग्नेटिक लाइन से रिलेट होता है, क्योंकि हम लोग जो लेफ्ट थंब रूल पढ़ते हैं तो उसमें से जो थंब है ना, थंब हो गया, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन देती है, थंब आपको फोर्स की डायरेक्शन शो करती है, ओके। और मिडिल फिंगर हो गया, मिडिल फिंगर आपको डायरेक्शन ऑफ करंट देती है, ओके, मैंने समझा दिया। डायरेक्शन ऑफ करंट होता है मिडिल फिंगर और थंब होता है आपका फोर्स की डायरेक्शन, ठीक है। इसके बाद है 98 आयरन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम इज ओर्स बाय इट्स प्रोसेस ऑफ, ओके। तो आयरन का जो प्रोसेस है, जब ओर से उसके ओर से जब हम निकालते हैं तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, उसका प्रोसेस का नाम है स्मेल्टिंग ऑफ आयरन। ये एकदम फैक्चुअल बेस है, इसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके बाद है 99 फूड इन द ऑनियन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, द ऑनियन में जो भी पुष्टि होती है, जो भी खाना होता है, पुष्टि होती है, वो किसके तौर पर उसमें जमा होता है, तो वो है सेलुलोज, ठीक है। ये भी याद करना पड़ेगा, सेलुलोज,
इसके बाद है आवर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, ठीक है। तो इसके बाद प्रेशर इज मेजर्ड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। तो प्रेशर जो होता है, इसमें थोड़ा सा फैक्चुअल में बेस और थोड़े थोड़े चीज़ में बोलूँगी, आप लोग बने रहना। तो प्रेशर इज मेजर्ड विथ विच इंस्ट्रूमेंट। तो प्रेशर जो होता है हम लोग वो किस से नापते हैं, वो बैरोमीटर से नापते हैं, ठीक है। और एक बात, प्रेशर देखना, बैरोमीटर जो लेबोरेटरी में जो बैरोमीटर रहते हैं, अगर उसमें एकदम अचानक से फॉल आए, अचानक से जब फॉल आती है तो हम लोग समझते हैं कि स्टॉर्म आने वाली है, जोर से स्टॉर्म आने वाली है, ठीक है। वो हो गया अगर अचानक से वो गिर जाए, बैरोमीटर का प्रेशर अगर अचानक से गिर जाए। अगर धीरे धीरे गिरे तो मौसम खराब है, इसका मतलब बारिश होने वाली है, बारिश होने वाली है, ठीक है। अगर धीरे धीरे गिरे, अगर धीरे धीरे उठे तो क्लियर स्काई को वो डिनोट करता है। तो क्लियर स्काई को वो डिनोट करता है जब वो धीरे धीरे उठता है। ये तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये घूम फिर के वो ही सब एग्ज़ाम में आते हैं, बैरोमीटर से रिलेटेड प्रेशर। तो मैंने किसी क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन भी मैंने डिस्कस कर दिए। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, बिकॉज मैंने मैक्सिमम एक्सप्लेन किया है, मैक्सिमम जितने कम टाइम में पॉसिबल। इससे कम टाइम में इससे ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेनेशन मुझे तो नहीं लगता हो पाएगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आया तो बहुत अच्छी बात है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा। तो मैं ऐसी वीडियो कंटिन्यू करती रहूँगी आपके लिए। मुझे कोई हर्ज नहीं, मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं कंटिन्यू कर सकती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताना आपको कैसा लगा होगा, ठीक है, कैसा लगा है। और अगर आपको पसंद आए, मैं फिर से कह रही हूँ, अगर आपको पसंद आए प्लीज़ आप लोग लाइक करना और फ्रेंड्स को शेयर करना ही करना। बिकॉज फ्रेंड्स को अगर शेयर करोगे तो हम बहुत ही खुश होंगे। हमारा जो चैनल है, हम लोग जो भी यहाँ पर काम करते हैं, जो भी हम लोग कर रहे हैं आपके लिए, तो हम बहुत खुश होंगे। तो प्लीज़ आप लोग शेयर करना और हमको थोड़ा कमेंट कर देना, तो हमें अच्छा लगेगा। और एक बात, मैंने आपको एक जो होमवर्क दिया है उसका एक जो क्वेश्चन आपको बताना बोला है, तो आप लोग उसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग दे देना, ठीक है। तो चलो इसके बाद मैं फिर से 50 क्वेश्चंस लाऊंगी इसके बाद वाली वीडियो में, ठीक है। तो आपका अगर रेस्पॉन्स अच्छा रहा तो मैं 100 क्वेश्चंस तक एक दिन में करा दूंगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आप लोगों का रेस्पॉन्स मुझे चाहिए। रेस्पॉन्स होगा तो मैं 100-200 जो भी बोलोगे, जो भी मुझे, मैं जितना भी मेरे ये में जितना भी होगा कर पाऊँ मैं उतना कर दूंगी आपके लिए, ठीक है। तो आप लोगों का जस्ट रेस्पॉन्स देना होगा, रेस्पॉन्स करना होगा, फिर ही मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू कर पाऊंगी, ठीक है। यह मेरा एक एनकरेजमेंट है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए चलिए, आज के लिए आप लोग बहुत अच्छे रहना। तो कोरोना चल रहा है तो आप लोग सावधान रहना, अच्छे रहना, ठीक से खाना पीना, ठीक है। तो टाटा, गुड बाय, आप लोग अच्छे रहना, बाय।